अच्छा, अब ये कुछ स्मॉल टॉपिक्स आते हैं ना हर क्वेश्चन के साथ, तो उसको जरा गो थ्रू कर, ठीक है। तो ये डेटा टाइप का टॉपिक है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करते जाते हैं, जो भी नया टॉपिक आएगा वो इसके आगे। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ ठीक है है। ये इस तरह का भी आपने किया हुआ याद है। जी। तो ये एक वेरिएबल आइडेंटिफायर टेबल होता है, उसके अंदर ये डिटेल होती है। उसमें वेरिएबल नेम मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, डेटा टाइप मिलेगी, और इसकी एग्जाम्पल। इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफायर टेबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट द वेरिएबल डज। डेटा टाइप, द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल होल्ड, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, एग्जांपल ऑफ हाउ द वेरिएबल इज यूज्ड, एग्जांपल देखिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एल्गोरिथम की वो दी हुई डिस्क्रिप्शन। ये एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, वो जब डे वन से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है डिस्क्रिप्शन। एंड एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर दैट टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस अ corresponding output. इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है, इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, और परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर। तो 2 मार्क्स की या 1 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी, तो इसके बारे में आपको आइडिया। Algorithm can be expressed in various forms such as natural language, ठीक है, इंग्लिश फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी आपको करना है। फ्लो चार्ट आपने कर लिया, सूडोकोड आपने कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप A2 में कर सकते हो, ठीक है। In summary, an algorithm is precise and efficient way to solve a problem or perform a task, and it is a fundamental concept in computer science. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, इसकी बेस पर प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम ये बेसिक 3 है जो आपको मैंने शुरू में बताए थे। एक तो उसके अंदर इनपुट होना चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और आउटपुट। इनपुट क्या है? एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट डेटा और पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है ना, तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे फंक्शन एंड प्रोसीजर, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज। प्रोसेसिंग, द एल्गोरिथम परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा। जब डेटा इनपुट होगा तो प्रोसेस होंगी फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल और आउटपुट वही है जो प्रोसेसिंग जनरेट करेगा, तो एल्गोरिथम प्रोड्यूस एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट विच इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं सम इक्वल टू ए प्लस, तो ये प्रोसेसिंग हो गया, ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेसिंग हो गया और ये रिजल्ट, ठीक है। ठीक। ये चीज़ आ जाती है अक्सर, या फीचर ऑफ एल्गोरिथम राइट। आपको बेसिकली एल्गोरिथम इंडेंट होना चाहिए, ब्लैंक लाइन्स होनी चाहिए जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड जैसे डिक्लेयर करते हैं, या फॉर। अब डिक्लेयर का वर्ड, तो ये डिक्लेयर जो है ये कीवर्ड है, ठीक है, इसे कैपिटल होना चाहिए। फॉर, ये कैपिटल होना, जितने भी कीवर्ड होते हैं जो प्रोग्राम को जब खुद के लिए यूज़ करता है वो कैपिटल होते हैं। सेंसिबल वेरिएबल नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ए, अब ये भी वेरिएबल है, बी ये भी वेरिएबल, लेकिन इट्स बेटर कि आप इससे रेलेवेंट जिस पर्पज के लिए वेरिएबल यूज हो रहा है उसी तरह का नाम है। और ये हम कुछ पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। कमेंट्स होने चाहिए, ट्राई ईच लाइन को कमेंट कर किया जाता है, उसके आगे लिख दिया जाता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है तो लिखा हुआ है। प्रिंट प्रिंट सारे, इसके लिए कोई एडिटर चाहिए होता है, तो जितने भी एडिटर आ रहे हैं इसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि वो कीवर्ड को हाईलाइट कर देता है, डिफरेंट कलर दे देता है, वेरिएबल को डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट कमांड आप यूज़ कर रहे थे उसको डिफरेंट कलर, इससे क्या होता है कोड आपका हाई
रीडेबल हो जाता है। ये उसके फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। दीज प्रैक्टिसेस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग क्लीन कोड। ठीक है, जब हम कोडिंग करते हैं तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। They can help improve the readability and maintainability of the code को maintain करना easy हो जाता है, which can make it easier for other developer to understand work। ठीक है। ठीक। क्या कुछ टर्म्स जो कंप्यूटर में यूज होती है, एक होता है सोर्स कोड। इट रिप्रेजेंट आर सोल्यूशन और डिजाइन और एल्गोरिथम एक्सप्रेस इन हाई लेवल। तो हम जो लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करते हैं, या पाइथन है, विजुअल बेसिक है, या जावा है, कोई और लैंग्वेज, वो जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो सोर्स कोड। अच्छा, हम जब किसी लैंग्वेज में कार्य करते हैं तो वहाँ दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। तो हम कंपाइल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, इज प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन स्टेज। द ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। नॉट प्रोड्यूस बाय इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, ये जनरेट करता है कंपाइलर, और उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। नॉर्मली होता है ये कि हम पहले इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन बाय लाइन सिंटैक्स एरर रिमूव कर देते हैं, और एट द एंड हम कंपाइलर चलाते हैं, वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करते हैं। अब सूडो कोड क्या है, एक और ये पीछे हमने पढ़ लिया, द वे ऑफ यूजिंग कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम जो इंग्लिश फॉर्म में भी लिखा जा सकते हैं, सूडो कोड के अपने कीवर्ड्स होते हैं, विदाउट फॉलोइंग द सिंटैक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बेसिक पर्पज वही है, जो एल्गोरिथम में होता है, यू डेवलप द लॉजिक। इसमें भी वही होता है कि आप लॉजिक को प्रॉपर वे में बिफोर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। फ्लो चार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम मेरा फ्लो चार्ट। ठीक है। ठीक। फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। कुछ कंस्ट्रक्ट आते हैं ना, ये भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द कंस्ट्रक्ट। एक की एग्जांपल दे देगा, बाकी दो क्या पूछेगा, इनके कंस्ट्रक्ट लिखे विद एग्जांपल। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होता है असाइनमेंट। वो जो हम वैल्यू असाइन करते हैं, वो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट होता है। तो असाइनमेंट इज यूज टू गिव अ वैल्यू टू द नेम आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल होता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, और टू चेंज द वैल्यू एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफायर। जैसे हम पाई की वैल्यू होती है, बार बार 3.14 नहीं लिख सकते ना, तो ये इशू आता है कि मिस्टेक हो सकती है, या 7/22 ये मिस्टेक हो सकती है। तो हम इसको किसी किसी आइडेंटिफायर में स्टोर कर देते हैं, पाई। ठीक है। अब ये वर्ड हम जगह जगह यूज करें, जैसे डेज आते हैं, डेज फिक्स होते हैं। ठीक है, अब कहती है 7, हम जगह जगह 7 ही लिखेंगे, 7 को डे में स्टोर कर देंगे, डे को राइट जगह जगह यूज करते हैं। असाइनमेंट और इसमें इक्वल साइन इंपॉर्टेंट होता है कि राइट साइड पे जो कुछ है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, आइडेंटिफायर में स्टोर करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूजेस द इक्वल ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, नेम स्टोरेज दैट कैन होल्ड अ। तो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी की लोकेशन होती है, नेम स्टोरेज होती है जिसको हम वैल्यू होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और फिर वैल्यू एक्सेस करने के लिए भी वेरिएबल ही को यूज किया जाएगा। The data assigned to the variable, it can be a literal, an expression, or another variable value। ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या होगा, असाइन, ये आपने याद रखना, ये पेपर में आता है। ये कुछ पाइथन के थ्रू एग्जांपल दी हुई है, जैसे आपने ट्रू को स्टोर कर दिया फ्लैग के अंदर, द वेरिएबल फ्लैग इज असाइंड द बूलियन वैल्यू। अनदर असाइनमेंट, तो 5 को स्टोर कर दिया नंबर के अंदर, रीअसाइनमेंट विद एन एक्सप्रेशन, नंबर माइनस नंबर, नंबर में स्टोर कर दिया, रीअसाइनमेंट विद अ लिटरल वैल्यू, 4 सिंगल कैरेक्टर हमने नंबर में स्टोर किया। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल थी असाइनमेंट। ठीक है। ठीक। फिर सेकंड कंस्ट्रक्ट आपका सीक्वेंस है। तो शुरू में हमने जो सुडोकोड पढ़े थे, पहले मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया, फिर मैंने सिलेक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको आइटरेशन के बारे में। तो बेसिकली इन सबको कहते हैं कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंस रेफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे आर रिटन। तो जिस सीक्वेंस में आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसी सीक्वेंस से उसको रन करता जाएगा। स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। नॉर्मली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, सीक्वेंशियली काम करती है, लेकिन सम टाइम हम इसको स्किप भी करवाते हैं।
नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन आपका कोड रीड करता है, इंश्योरिंग द लॉजिकल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जैसे एक्स की वैल्यू 10 रख दी, वाई की वैल्यू 20 कर दी, ये पहले एक्स को पढ़ेगा फिर वाई को पढ़ेगा, फिर हमने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, थर्ड लाइन वो रीड करेगा, यहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कंप्यूट द सम ऑफ एक्स एंड वाई, असाइन इट टू द, अभी प्रिंट करते हैं। तो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, वो लाइन बाय लाइन इसको रीड करता हुआ एट द एंड पहुंचेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस, इसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, ऑलरेडी हम कर जी चुके। थर्ड कंस्ट्रक्ट होता है सिलेक्शन। ठीक है, और इन चारों कंस्ट्रक्ट को कंबाइन करके अपना प्रोग्राम कोड बना रहे हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। Selection or decision making allow the program to choose different path of execution based on condition. तो हम different choices देके program run करते हैं। Use construct like if, else if और elif and else will give you different code block based on condition. इसमें case of इसी के अंदर आता है। तो हमने age की वैल्यू 18 साइन करते age को, तो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे choices आ गई। If age greater than 18 you are adult, else you are minor। तो ये भी वे ऑफ कोडिंग है। ठीक है, मैंने अपने कोड को फर्दर प्रिसाइज करते चले जा रहे। फोर्थ आइटरेशन होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइटरेशन अलाउ द प्रोग्राम टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम, कॉमन आइटरेशन कंस्ट्रक्ट फॉर एंड। और थर्ड होता है आपका वो रिपीट एंड। फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट ओवर सीक्वेंस और रेंज ऑफ वैल्यू, और व्हाइल लूप क्या करता है, रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। और रिपीट एंडर क्या होता है, रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था याद, लास्ट टाइम। जी फिर इसकी एग्जांपल आ गई, ये लूप की एग्जांपल आ गई, फॉर लूप। आपने सिंपल ये 0 1 2 3 प्रिंट करवाना है पर आई इन रेंज। अच्छा, ये बेसिकली पाइथन की एग्जांपल है, जो भी आप A2 में करेंगे। काउंट इक्वल टू 0, वाइल काउंट लेस देन 5। पाइथन में सबसे बेनिफिट ये कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमने लूप की रेंज डिफाइन कर दी, आप प्रिंट करवा लिया और ये इंक्रीमेंट कर। अब ये इसकी समरी आ गई, जो हमने पीछे कंस्ट्रक्ट में पढ़ा। असाइनमेंट है, सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, आल्टरेशन, डिस्क्रिप्शन और फीला। These constructs are essential for writing structured and efficient program, providing the foundation for control flow in any project। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, जैसे पाइथन के एक्सपर्ट हैं, और आप एक ऐसे एनवायरमेंट चलेंगे जहाँ जावा की बात है, तो ऑलरेडी आपको बेसिकली कंस्ट्रक्ट की नॉलेज होती है, तो वहाँ पे उसी स्किल को यूज कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं, आगे जाके एक टॉपिक आएगा ट्रांसफरेबल स्किल। अच्छा, ये एग्जांपल है, तो आप बताओ कि इसमें सिलेक्शन कौन सा है। अपन ऑलरेडी पहले भी किया होगा। इसमें सिलेक्शन कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा, रिपीटेशन कौन सा है, असाइनमेंट कौन सा पहला वाला तो रेपिटेशन है, है? पहला वाला रिपीटेशन, ठीक है। दूसरा वाला है असाइनमेंट, ठीक है, तीसरा वाला सिलेक्शन है, ठीक है, ये चौथा वाला असाइनमेंट है, ठीक है, ये अगला वाला भी असाइनमेंट है। ये एल्स वाला, ये असाइनमेंट है ना, ये नहीं, ये एल वो है सिलेक्शन, एल्स आता है सिलेक्शन में। ये सिलेक्शन, और एंड लास्ट फॉर जो है वो इटरेशन में जाएगा। ये ड्रेस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तब वो आइडेंटिफायर के वर्ड आ गए जो पहले भी, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन नेम हो गया, एरे नेम हो गया, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, या वेरिएबल इटसेल्फ हो गया, कांस्टेंट इटसेल्फ हो गया, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर।
क्योंकि कांस्टेंट का भी नाम होता है। आइडेंटिफायर आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एरे, फंक्शन एंड अदर यूजर डिफाइंड आइटम इन अ। जो हम नाम रखते हैं ना उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कांस्टेंट दिया डेफिनेशन, कांस्टेंट आर आइडेंटिफायर whose value cannot be changed once they are set. Purpose क्या ensure that value remain fixed throughout the execution. ये एग्जांपल दी, अब 22.4 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रिसाइज वैल्यू आएगी। ये हम राइट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम पाई के अंदर पहले से स्टोर कर देंगे। सिर्फ हम पाई को यूज करेंगे एज ए कांस्टेंट। वेरिएबल हमें पहले से ही पता है, डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल आर आइडेंटिफायर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये डेफिनेशन अब आपको याद रहेगी, ये 1 मार्क की भी डेफिनेशन आ जाएगी। होल्ड टेम्परेरी डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड एज नीड। आपने शुरू में 25 स्टोर कर दिया और रन टाइम पे आपने h+1 कर दिया, जब ये वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू 26 में कोई प्रिंट करा दें, या रन टाइम पे जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वेरिएबल में स्टोर होगी। एरेज अभी हमने पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये भी शुरू हो जाएगा। डेफिनेशन, एरेज आर कलेक्शन ऑफ आइटम। अच्छा, वेरिएबल क्या, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या करता है, वो सिंगल वैल्यू स्टोर, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर। तो ये क्या करूँगा, अगर मैं रन टाइम पे भी अगर मैं रन करता हूँ तो वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है। एवरी टाइम जब प्रोग्राम चलूंगा तो पिछली वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है तो 30 वेरिएबल जनरेट करने थे, और भी एक एक आइडेंटिफायर यानी जैसे नेम हो गया, तो 30 वेरिएबल क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर 300 स्टूडेंट हो तो 300 वेरिएबल। उसका सोल्यूशन क्या है, आप एरे बना। एरे बेसिकली लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे आर कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड अंडर अ सिंगल। अब मैं एक एरे बना दूंगा 30 स्टूडेंट का या 300 स्टूडेंट, जो भी उसका क्लास का साइज। पर्पस क्या, टू मैनेज एंड स्टोर मल्टीपल वैल्यू एफिशिएंटली इन अ सिंगल डेटा सेट। बजाय मैं 30 वेरिएबल क्रिएट करूँ, मैं एक एरे जनरेट करूँ। जैसे यहाँ 5 वैल्यूज है, या तो मैं इसके 5 वेरिएबल क्रिएट करूँ हर एक हर हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दैट इज डिफिकल्ट। तो मैंने सबकी एक लिस्ट बनाई और इस पर एक वेरिएबल आइडेंटिफायर में स्टोर कर दिया, इसका नाम है। नाउ दिस इज कॉल्ड एरे। एरे इज अ लिस्ट ऑफ आइटम विद सेम डेटा। ठीक है, ठीक। ये इसकी समरी टेबल आ गई कि कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एरे होता है। अब ये एक आपने पढ़ा होगा पहले, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पढ़ा है आपने ये टॉपिक। जी। तो अब ये जैसे दिया हुआ है, आपने चीज पढ़ी हुई डेटा राइट और राइट डेटा, दोनों में क्या फर्क है? मुझे याद नहीं है। राइट डेटा होता है राइट डेटा, तो राइट डेटा का मतलब होता है वेरिफिकेशन, और डेटा राइट का मतलब होता है वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वही डेस्टिनेशन साइट पे भी होना चाहिए, सेम है। जैसे मैं पासवर्ड चेंज करते हैं तो 2 दफा आपसे एंट्री लेते हैं, है ना। वो बेसिकली वेरीफाई कर रहा होता है कि जो पहला पासवर्ड डाला है वही दूसरा भी होना चाहिए। और वैलिडेशन का मतलब है कि जो गिवन फॉर्मेट है, जो आपको रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप है। सही है, जैसे लिखा है ठीक। फॉर डेटा एंट्री वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली डेटा दैट इज रीजनेबल इज एक्सेप्टेबल। यानी जो रूल डिफाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा इनपुट करना है, इसीलिए कहते हैं डेटा राइट। और वेरीफाई मतलब होता है राइट डेटा, जो डेटा सोर्स साइट पे मौजूद है वही डेस्टिनेशन साइट पे होना चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए। वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू चेक दैट डेटा डज नॉट चेंज एज इट इज बीइंग एंटर्ड, या ये ट्रांसफर्ड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्ड हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक मे बी यूज ऑन द सेम पीस ऑफ डेटा। अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक डबल एंट्री होता है और एक स्क्रीन या विजुअल चेक होता है। डबल एंट्री का मतलब है कि ये जो हमें पासवर्ड 2 दफा डलवाता है, फिर क्या पासवर्ड चेंज करते हैं, वो डबल एंट्री में आता है।
द डेटा इज एंटर्ड ट्वाइस एंड कंपेयर टू इंश्योर बोथ एंट्रीज आर द सेम। तो ये वेरीफाई कर रहा होता है कि जो पहला पासवर्ड हम डाला है वो सेकंड टाइम वाले पासवर्ड से मैच कर रहा है। और विजुअल चेक ये है कि आप आपके हाथ में पेज है, अब आप स्क्रीन को और पेज को दोनों कंपेयर करें, इसको कहते हैं विजुअल चेक। A manual check to ensure the data on the screen is the same as form। ठीक है, आप फॉर्म से एंट्री कर रहे हैं, अब आप फॉर्म से ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, जाहिर है, तो आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मार्कशीट हो गई, आपका स्टेटमेंट ऑफ एंट्री हो गया। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए पे फॉर्म हो गया, CNIC हो गया, डिफरेंट डेटा आप डिफरेंट सोर्स से डेटा आप फॉर्म में भर रहे हैं। तो दोनों का आप विजुअल चेक कर रहे होते हैं कि मैंने उसी तरह इंसर्ट किया जो डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब ये वैलिडेशन आ गया। वैलिडेशन में आपकी डिफरेंट चेक्स आ गए, रेंज चेक होगा, लेंथ चेक होगा। लेंथ चेक हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपना प्रोग्रामिंग के अंदर। टाइप चेक हो गया, वैसे सारे करते हैं, ये सारे आपके पेपर टू में यूज होंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। प्रेजेंस चेक और फॉर्मेट चेक। रेंज चेक आपको पता है, चेक दैट द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज बिटवीन एन अपर वैल्यू एंड अ लोअर। तो हम जैसे कह सकते हैं कि जी स्कूल कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बिलो यानी स्कूल एडमिशन में बिलो 3 इयर्स नहीं होना चाहिए और अबव 4 ईयर नहीं होना चाहिए कि इसमें जो मॉन्टेसरी में बच्चा एडमिट होगा, फर्स्ट लेवल होगा। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लैंड चेक ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग स्पेशली जहाँ पे हमें पता नहीं है कि लूप कितने टाइम चलेगा, वहाँ पे हम लैंड चेक यूज़ करते हैं। ठीक है, या ठीक। वो जैसे पासवर्ड कहता है ना कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, वहाँ पे ये लाइन चेक यूज होगा। हम 6 कैरेक्टर डाल बोल रिजेक्ट कर देगा, नहीं भाई आपका पासवर्ड लेंथ कंप्लीट नहीं करा। चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज अ रीजनेबल नंबर और एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जो आपको लाइन डिफाइन की उसके अकॉर्डिंग आपने इनपुट करना है। टाइप चेक है, चेक दैट द डेटा एंटर्ड इज ऑफ अ गिवन डेटा टाइप, यानी टीजर को मैंने स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग को मैंने टीजर करना है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ये वाली एक्टिविटी बार बार हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं। Presence check to ensure that some data has been entered and the value has not been left blank। तो आपने देखा होगा ना स्टैरिक लगा होता है नेम के आगे, इसका मतलब है कि नेम आपने हर हाल में इनपुट करना, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फॉर्मेट चेक क्या है, चेक, हाँ फॉर्मेट चेक क्या है, जैसे डेट का होता है कि ये जिस तरह डेट का फॉर्मेट दिया वो आपने इसी तरह इनपुट करना है। चेक दैट द कैरेक्टर इंटर्ड कन्फर्म टू अ प्री डिफाइंड पैटर्न, प्री डिफाइंड पैटर्न तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करें। तो ये था वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई, इंश्योरिंग दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग, अच्छा ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। डेटा इंश्योरिंग दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इनपुट टू अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज क्रूशियल प्रोसेस इन डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सेम होना, एंड डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा मूव कर रहे हैं तो वो दोनों सेम होने चाहिए, जैसे चेंज आएगा वो डेटा लॉस हो जाएगा। एमिंग टू कंफर्म दैट द डेटा रिसीव्ड इज एग्जैक्टली सेम एज द डेटा सेंड। ये हो गया वेरिफिकेशन। अब इसके दो मेथड है डबल एंट्री, इसको क्विकली गो थ्रू कर लो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सर पढ़ लिया। ठीक, अब ये विजुअल चेक है, इसको क्विकली गो थ्रू कर लो।
ठीक है। ये एक और मेथड पैरिटी चेक, ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डेटा मूव करता है। पैरिटी बिट पड़ा है, पैरिटी बिट ऑल लेवल्स के अंदर, ठीक। ये वो है। A parity check is a method used to detect error in binary data. Parity bit are added to the data to make the number of one bit either even, parity or odd. अब जो डिवाइस होती है ना, वो डिसाइड कर लेती है कि मैं अब स्टैंडर्ड डिवाइस कहेगी रिसीवर को कि भाई मैं जो भी डेटा सेंड करूंगा उसमें जो नंबर ऑफ बाइनरीज यानी वंस होंगे वो इवन होंगे, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, दोनों डिवाइस डिसाइड कर लेती है। ताकि अच्छा कि रिसीवर जो है, जब रिसीव करेगा तो काउंट करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है या ऑड है, जो डिसाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग बिट्स आई है नहीं। ऐड अ पैरिटी बिट टू द डेटा, फॉर इवन पैरिटी ऐड अ बिट टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। यानी अगर आपके नंबर ऑफ वन 5 आ रहे हैं तो पैरिटी बिट लगा के वन, यानी एक और पैरिटी एक और वन लगा के इसको 6 कर दिया जाएगा। ताकि रिसीवर को हमने ऑलरेडी बताया था कि मैं नंबर ऑफ वंस इवन भेजूंगा। फॉर ऑड पैरिटी ऐड अ बिट टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड। यानी आपके जो कन्वर्जन में वो 4 बिट्स आ रहे हैं, तो अब आपने 1 लगाना है एज ए पैरिटी बिट, ताकि रिसीवर को पता हो कि भाई जो डिसाइड हुआ था, जो डिसीजन हुआ था वही, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बिट्स आ रही है। ड्यूरिंग check if the received data has the correct parity. If the parity is correct and error detected, तो वो नंबर ऑफ आपने डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ इवन भेजूंगा, वहाँ पे ऑड आ गई, तो रिसीवर सेंटर को भेजेगा दोबारा भेजो उसमें एरर है। अब फीड द वैन डेटा 1010, अब ये क्या है, इवन पैरिटी। For even parity, a parity bit 1 is added to make the total number of 1 even, ठीक है। और for add odd parity, a parity bit 0 is added to make the total number of ones odd. ठीक। फिर एक और मेथड है चेक सम। जैसे हम किसी को पैसे भिजवाते हैं किसी के हाथ, और जो पैसे रिसीव करता है उसको कहते हैं भाई उस बंदे को जाने से, या जैसे काउंटर पे लिखा होता है कि काउंटर छोड़ने से पहले नोट गिने, तो बात भी नहीं कही कि नोट कम है, ठीक है ना। तो देने वाला भी काउंट करके देता है और लेने वाला भी काउंट करता है। तो यही चीज़ जो है, यही प्रोसेस या यही एक्टिविटी हम कंप्यूटर के अंदर भी करते हैं। अब स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो है वो नंबर ऑफ बिट काउंट करेगा और उस पर लिख देगा कि मैंने 100 बिट आपको भेजी है, तो रिसीवर काउंट करे, तो रिसीवर एंड पे उसको काउंट किया जाएगा कि 100 बिट ही आई है, ठीक है, या उससे बिलो है या उससे ऊपर है। इसको कहते हैं चेक सम। A checksum is a value calculated from a data set to had to detect error during data transmission or storage. It is typically used in networking and file integrity verification. Calculate the checksum value by performing a mathematical operation on data. अब जो सेंटर है ना वही कैलकुलेशन चलाएगा और उसके थ्रू वो कैलकुलेट करेगा और ट्रांसमिट डेटा अलॉन्ग विद इट्स checksum, यानी नंबर ऑफ बिट्स, एक पोर्शन यानी जो डेटा सेंड किया जाएगा उसके अंदर एक टैग होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ बिट लिखी होगी, इतनी बिट जा रही है। एट द रिसीविंग एंड ई कैलकुलेशन चेक फ्रॉम द रिसीव डेटा। अब रिसीवर साइड पे जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो भी अपने कैलकुलेशन रन करेगा, काउंट करेगा कि जितनी भेजी गई है बिट उतनी ही है या नहीं। कंपेयर द recalculate checksum with the transmitted checksum. If they match, the data is considered error free. If not, an error is detected. फिर वो रिप्लाई भेजेगा भी दोबारा डेटा भेजे, आपके नंबर ऑफ बिट कम आ रही है, जो आपने भेजी थी उसके हिसाब से नहीं आई। Example, the consider a simple checksum calculation by summing the ASCII value of character in a string A, B, C. All ASCII value क्या है कि 65, 66, 67, 68, तो टोटल बन गई 266। तो टू checksum में 266 डाल दिया जाए, तो checksum 2 is transmitted along with the data. The receiver perform the same calculation to verify data integrity. तो ये सब वेरिफिकेशन का पार्ट, ठीक है। अब आगे ठीक। वैलिडेशन, इसको जरा पढ़ लो। पढ़ लिया। ठीक है, बाकी ये भी देखो, सारे सब वैलिडेशन चेक करें।
ठीक। ये इसकी समरी, जस्ट गो थ्रू। ठीक। अब आ गया टेस्टिंग। तो डेटा को जब हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर लेते हैं, अभी आगे जाके वो एक आएगा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। उसी की ये स्टेज है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में मतलब है कि अब आपने प्रोग्राम बना लिया, अब आप उसको टेस्ट करें कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये सॉफ्टवेयर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे यहाँ दिया हुआ, टेस्ट डेटा इंश्योर दैट एन एल्गोरिथम वर्क एज एक्सपेक्टेड, से रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करना चाहिए, उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है। कंप्लीटिंग ऑल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन विद नो एरर, इट इज यूज विद ट्रेस टेबल। कोई टीचर ने याद है ट्रेस टेबल किया था? तो ट्रेस टेबल वन ऑफ द टूल टू चेक द डेटा कि आपका एल्गोरिथम वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ट्रेस टेबल इसीलिए बनाया जाता है। इट इज यूज विद ट्रेस टेबल टू चेक pseudocode and flowchart work as expected. Set of test data are used. ये है। अभी आगे टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे टेस्टिंग की ना। यहाँ पे एक तो ये दिया हुआ है कि हम ये इसकी नेचर चेक कर रहे हैं कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, बाउंड्री है या एक्सट्रीम। नॉर्मल का मतलब है कि टेस्ट डेटा दैट इज एक्सेप्टेड एंड द एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क विद। वो जो विद इन रेंज डेटा दिया जाता है ना, वो नॉर्मल होता है। एबनॉर्मल और एरेनियस क्या होता है? टेस्ट डेटा दैट इज रिजेक्टेड बाय द एल्गोरिथम एज नॉट सुटेबल। तो हम बेसिकली हर तरह का डेटा इनपुट करके देखते हैं कि किसी डेटा जो हमने चेक्स लगाए हैं, जैसे वैलिडेशन चेक लगाए हैं, क्या वो वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब मैंने रेंज चेक लगाया हुआ है, पता लगा आउट ऑफ रेंज डेटा एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज एरर। मेरे जो वैलिडेशन चेक लगाए हैं वो सही काम नहीं कर रहे। इसी तरह बाउंड्री, एट ईच बाउंड्री टू वैल्यूज रिक्वायर्ड, वन वैल्यू इज एक्सेप्टेड एंड अदर वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो हम उसकी जो बेसिकली स्कीम की तरह सिमिलर है। स्कीम में भी कहते हैं द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट नॉर्मल डेटा कैन टेक। तो स्कीम में क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इनपुट करके चेक करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाउंड्री में भी हम डिफरेंट, बिल्कुल एज पे जो डेटा होता है उसको चेक करते हैं, क्या वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन रूल, या रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। ठीक। ये यहाँ पे एग्जाम्पल थी नॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जाम्पल, इसको जस्ट गो थ्रू करो। ठीक। ये भी देखो। ठीक। तो बेसिकली बाउंड्री सेट करने के लिए उसमें एक वैल्यू कम और एक वैल्यू बढ़ा के लिखनी होगी। हाँ मतलब चेक कर लेते हैं ना कि ये सिस्टम हमारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल बाउंड्री चेक करो। अगर ऐसा ना 121 को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है, या -1 को एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम चेक करते हैं। ये इसमें समरी है। सर मुझे ज़रा 2 मिनट दो। ठीक।
जी ठीक है। अच्छा, ये कुछ एडिशनल फीचर है एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग के। ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ये फंक्शन प्रोसीजर करेंगे कि आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन और या प्रोसीजर होने। फंक्शन फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, हम कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, और ठीक है, उसको उसका लाइन ऑफ कोड कह लें या पीस ऑफ कोड कह लें या सब रूटीन कह लें, पहले से बना के रखते हैं। हम उसको जस्ट कॉल करते हैं और उस वो अपना आता है फंक्शन या प्रोसीजर उस टास्क को परफॉर्म करके चला जाता है। जैसे पिछले दिन हमने प्रीवियस क्लास में वो जो प्री डिफाइंड फंक्शन देखा था। जी ठीक है यार, जब यहाँ पे एक लाइन लगी होती है, अब ये क्या डिनोट करता है कि ये प्री प्रोसेस है, ये पहले से बना हुआ है। हमें एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम उसको बनाना नहीं है, जस्ट उसको कॉल करना है, ये आएगा अपना काम करके चला जाएगा। अब आपके प्रोग्राम में ये फीचर भी होने चाहिए कि उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए। अच्छा, फंक्शन हो या प्रोसीजर, वो हमेशा सिंगल टास्क का होता है। जैसे मैं वर्ड की एग्जांपल देता हूँ। वर्ड के अंदर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड पे क्लिक करते हैं। बोल्ड क्या है? बोल्ड एक प्रोसीजर है। ठीक है, बोल्ड एक, उसका काम क्या है, उसके पीछे भी कोई सा कोड चल रहा है, वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। जब मैं आई पे क्लिक करूंगा तो अटैलिक हो जाएगा, जब मैं यू पे क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप देखें कि पूरा वर्ड ऐसे ही बना कि उसने हर काम के लिए एक फंक्शन या एक प्रोसीजर बना। ठीक है ना, और उनको मिला के एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम को भी, जैसे आगे आएगा, प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन है, कॉन्सेप्ट में डीकम्पोजिशन, या प्रॉब्लम को इतना ब्रेक डाउन कर दें कि वो एटॉमिक हो जाए और फिर उसका कोड बना दें। तो वो जो कोड बना रहे हैं वो एक फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा। फंक्शन और फर्क सिर्फ ये है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और प्रोसीजर प्रिंट करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है। जैसे यहाँ लिखा है, फीचर ऑफ अ प्रोग्राम इंक्लूड फंडामेंटल एलिमेंट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, flow and functionality of the code. So here are the key feature along with explanation example. Function पहले function होगा, procedure description। A function of this is a block of code, तो block of code designed to perform a specific task। तो ये हमेशा एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है। फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वेयर प्रोसीजर टिपिकली डू नॉट, प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वो याद है कॉल, जहाँ पे लिखा होगा कॉल, उसके आगे प्रोसीजर का नाम आ गया। तो कॉल का वर्ड जहाँ पे आगे समझो वहाँ प्रोसीजर। अब जैसे यहाँ पे हमने एडिशन का एक फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए फंक्शन की डिफाइन डेफ, ये पाइथन के अंदर की फंक्शन बनाने का कीवर्ड है। फंक्शन का नाम आ गया। अब ये वो वर्ड है पैरामीटर, ए और बी, ये दो पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल या इनपुट। और यहाँ पे ये अब देखो ना, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक ही दफा लिख दिया। मैं बस फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ मैं लिखे रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने फंक्शन का नाम लिखा और ये मैंने वैल्यू पास कर दी ए को, और ये वैल्यू मैंने पास कर दी बी। अब मैं ये वाली वैल्यू हमेशा चेंज कर, ये इनपुट हो जाएगा। ए और बी इसको रिसीव करेंगे, प्लस करेंगे और रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? रिजल्ट के अंदर स्टोर। अब चूंकि रिजल्ट में स्टोर होगी तो फिर मुझे इसको प्रिंट भी कराना है, अगर शो कराना है तो प्रिंट रिजल्ट। तो ये होता है सीक्वेंस, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आप हर टास्क का एक फंक्शन बना देंगे या प्रोसीजर। ठीक है, तो तो सेकंड आपका जो प्रोग्रामिंग फीचर होता है वो सीक्वेंस होता है, डिस्क्रिप्शन, यानी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फाइव फोर स्टेजेस, और क्या बोलते हैं, फोर कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोग्राम। तो आपका जो लाइन ऑफ कोड आप सीक्वेंस में लिखते हैं, एक लाइन ये लिख दी, एक लाइन ये लिख दी, तो सीक्वेंस में ही रन होगी। ठीक है, आइटरेशन होगा। जी तो अगर आपने कंटिन्यूटी परफॉर्म करनी तो आप यानी कि ऐसा कोड लिख देंगे जो कंटिन्यूटी परफॉर्म करेगा। आइटरेशन और रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम यूजिंग लूप सच एज फॉर व्हाइल एक्सेट्रा, ये हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया, तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में चॉइसेस देनी है तो फिर आपने सिलेक्शन को भी यूज़ करना है। ठीक है, फोर्थ फीचर हो गया।
पैरामीटर, पैरामीटर वही है जो फंक्शन या प्रोसीजर का यूज करते हैं। क्या आपके फंक्शन और प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर के, लेकिन विद पैरामीटर नहीं। अब ये जो नेम है ना, ये पैरामीटर डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर आर वेरिएबल दैट आर पास टू अ फंक्शन और प्रोसीजर टू प्रोवाइड इट। तो अब ये एलिस जो है ये वैल्यू है, ये यहाँ ट्रांसफर हुई, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ, तो लिखा है हेलो एलिस। हेलो, हेलो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये इसके अंदर वैल्यू आएगी, एलिस यहाँ पास हो जाएगा, हेलो एलिस आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ हमेशा, बस ना रीड एक फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन नहीं है, प्रोसीजर है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर हो, ये फंक्शन हो, ये कैन हैव अ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक। वेरिएबल्स होने चाहिए आपके प्रोग्राम के, ऑलरेडी में पता है वेरिएबल यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। एक्स है, वाई जेड है, प्रिंट करा लिए। लॉजिकल ऑपरेशन होने चाहिए, जैसे एंड हो गया, और हो गया, और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन इन्वॉल्व यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट, ये तो तीनों क्या होते हैं, लॉजिकल परफॉर्म लॉजिकल। अब जैसे ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो हमने इफ ए एंड क्या होगा, लॉजिक एंड नॉट बी, प्रिंट कंडीशन मैच, ठीक है। ये जो एग्जांपल दी हुई, तो आपको प्रिंट कंडीशन मैच, ये इसकी समरी जस्ट कोर्स को फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये कुछ की कंपोनेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के, एक तो एडिटर होता है, इसके अंदर हम सोर्स प्रोग्राम राइट करते हैं। तो जैसे पाइथन का अपना एडिटर होता है, जावा का अपना एडिटर होता है, और कुछ एडिटर ऐसे हैं कि जो सारी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने एक उसका नाम सुना होगा, VS कोड। VS कोड का नाम सुना है आपने? ठीक। VS कोड का नाम सुना है नहीं। आप? ये एक ऐसा एडिटर है जिसमें आप हर लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, यानी पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, यानी ये ऐसे एडिटर है जो हर तरह की लैंग्वेज सपोर्ट, और हर लैंग्वेज का अपना एडिटर भी होता है। तो पाइथन का अपना होगा, जावा का अपना होगा। एडिटर का मतलब है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट टूल चाहिए। जैसे लेकिन एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज टू राइट एंड एडिट सोर्स कोड इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का अपना एडिटर होता है, लेकिन कुछ एडिटर ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी जो जिसके अंदर आप हर तरह की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। एग्जाम्पल जैसे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन, सबलाइन टेक्स्ट एटम, ये वो एडिटर है जो हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। फंक्शन के अलावा प्रोग्रामर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई देयर कोड विद फीचर लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन एंड एरर डिटेक्शन। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज होती है, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, बस सिर्फ आपको लॉजिक सोचनी होती है, लॉजिक आपने लगानी। इस सिंटैक्स राइटिंग में आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर हर एडिटर के अंदर ट्रांसलेटर होना चाहिए। ट्रांसलेटर आपने पढ़े होंगे, एक तो कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, और एक असेंबलर होता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। और ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें या तो इंटरप्रेटर होगा या फिर क्या बोलते हैं, कंपाइलर होगा। A translator converts source code written in a high level language into object code, machine code और intermediate code। वो object code या तो machine code होगा या intermediate code होगा, that the computer can execute। जैसे यहाँ पर compiler GCC और C और C++ interpreter
पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। फंक्शन क्या है? ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इन द केस ऑफ कंपाइलर और एग्जीक्यूट इट लाइन बाय लाइन इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रन करवाएगा आपसे, हर लाइन को करेक्ट करवाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। और कंपाइलर में आप 100 लाइन लिखे, 1000 लाइन लिखे, आखिर में वो अ, यानी आप रन करते हैं कंपाइलर तो वो उसका पूरा क्या बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। बट अगर वहाँ पे सिंटैक्स एरर, एक्चुअली ट्रांसलेटर सिर्फ आपको सिंटैक्स एरर को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। अब वो 3 तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। इन दो में हेल्प नहीं करते। लॉजिकल एरर आपका हेडेक है, तो आपने ए प्लस बी करना था, आपने ए माइनस बी कर दिया। अब लॉजिकल एरर में प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन रिजल्ट रॉन्ग होगा। रन टाइम एरर ये मशीन से रिलेटेड है, या मशीन क्रैश कर गई, या आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी कि वो प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, तो वो रन टाइम एरर होता है। फिर डीबगर होता है। ये डीबगर वही है जो एरर, सिंटैक्स एरर को रिमूव करने में आपको हेल्प करता है। A debugger is a tool used to test and debug program by allowing programmer to execute code step by step and inspect variable and error। तो डीबगर में क्या होता है कि आप लाइन बाय लाइन चेक करते जाते हैं कि इस लाइन पे क्या आउटपुट आ रहा है, सेकंड लाइन पे क्या आउटपुट आ रहा है, थर्ड लाइन क्या ये वही आउटपुट आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। तो डीबगर आपको इसमें हेल्प करता है। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, GNU डीबगर, LLDB, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डीबगर। ये बड़े यूजफुल टूल होते हैं, इसको यूज करने से आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, होल आउटपुट चेक करना भी आपको समझ में नहीं आता कि ये एरर आ कहाँ पे रहा है। हेल्प डिटेक्ट एंड फिक्स एरर इन द कोड बाय प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटी सच एज ब्रेक पॉइंट, वॉच एक्सप्रेशन एंड स्टेप इट। तो ये सारे वो फैसिलिटीज हैं जो जिससे आप अपने प्रोग्राम को मोर रोबस्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये इसकी समरी है, ये पढ़ लें। ठीक। तो काफ़ी आज के लिए ये नया टॉपिक ठीक। है, तो ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।